नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 सितंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है दोस्तों आज, और 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है। तो काफी कुछ आज के इस पर्टिकुलर एडिशन में आपके लिए है। टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। साथ साथ ये पीडीएफ मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे भी अपलोड हो चुकी है, और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी अपलोड हो चुकी है। उसके स्टोर सेक्शन में कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है यूपीएससी मेंटरशिप के लिए, वर्ड स्ट्रीक के लिए, एथिक्स के लिए। आप चाहें तो उनको ट्राई मार सकते हो। उनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। चलिए, एडिटोरियल में जो आज पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसके बारे में वैसे कल बात हो चुकी है। मूडी ने रिसेंटली इंडिया के आधार सिस्टम के बारे में कुछ बोला है। एक रिपोर्ट आई है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स करके, लास्ट सैटरडे रिलीज की गई है रेटिंग मेजर मूडी इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा। अब इसने कुछ अनकंफर्टेबल बातें बोली हैं इंडिया के एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम आधार के बारे में। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड होने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होने की जरूरत है, आपको इंडिया का रेजिडेंट होने की जरूरत है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स। 1 बिलियन से ज्यादा रेजिडेंट्स के इस आधार के अंदर एनरोल्ड है। ठीक है ना। लेकिन जब इतने बड़े स्केल पे डिजिटल इंफॉर्मेशन एनरोल्ड है, तो एजेंसी यहां पे रेड फ्लैग कर रही, मतलब मूडी एजेंसी यहां पे रेड फ्लैग कर रही सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क को। ऐसा बोला जा रहा है कि एक आधार का हेड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिंगल एंटिटी ने क्रेडेंशियल्स को आइडेंटिफाई करने वाली इतनी सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली यहां पे डाटा को एक खतरा है। ठीक है। फिर मूडी का यह बोलना है कि डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देते हैं उसके डाटा के ऊपर, और उसके बेसिस पे यहां पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है। लेकिन जो मैनुअल लेबर्स हैं, गर्मी के समय पे ओवरऑल ह्यूमिड एनवायरनमेंट में उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है ना हो। तो बेसिकली यूजिबिलिटी पे भी यहां पे सवाल उठाया है मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने, किसकी? आधार की। और इस यूजिबिलिटी को लेके पिछले कुछ महीनों में हमने पॉइंट्स भी सुने हैं, जैसे कि मनरेगा के अंदर, जो कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू मनरेगा के वर्कर्स को पेमेंट की जाती है, कई बार फिंगरप्रिंट मैचिंग की वजह से ना होना, ऑनलाइन कनेक्टिविटी की वजह से ना होना, ओवरऑल एक लेबर आके काम तो कर लेता है लेकिन उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं पहुंचती है। तो जो चीज पहले से अपोजिशन बीजेपी सरकार के अगेंस्ट इल्जाम लगा रही है कि हाँ भाई, आपने मनरेगा को पूरी तरीके से जो पेमेंट है वो आधार इनेबल्ड कर दी है, ये सही नहीं है, इस बात को यहां पे मूडी भी इनडायरेक्ट शब्दों में बोल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यहां पे सरकार का टारगेट क्या है कि जितने भी वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वीकर सेक्शन के लिए, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना, प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करना, टेलीफोन कनेक्शंस खोलना, टैक्सेस को रिमिट करना, ये सब ओवरऑल आधार के साथ लिंक करने में प्रॉब्लम ये है कि यहां पे डाटा लीकेज की तो समस्या है ही, सही समय पे लोगों तक बेनिफिट्स ना पहुंचने की भी एक समस्या है। ठीक है। फिर कई बार ये देखने को मिला है कि लेबर्स को आधार ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाता, उनके फिंगरप्रिंट्स या रेटिन्यू स्कैन यहाँ पे होते नहीं है, तो बेसिकली रियल टाइम में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो नहीं पाती, उनका जो पैसा है जो उन्होंने मनरेगा के अंदर काम किया वो फंसा हुआ है। प्लस प्राइवेसी भी यहाँ पे जियोडाइज होती है, डाटा सिक्योरिटी यहाँ पे जियोपार्डाइज होती है। टेलीग्राम ग्रुप में एक बॉट आधार इनेबल्ड इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवा रहा था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले हमको न्यूज निकल के आई थी। तो ये सब बातें बताई जा रही है। तो दुनिया भर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही। इंडिया का आधार एक लीडर के तम पे उधर के आ रहा है, लेकिन इस आधार के पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को भी यहां पे एड्रेस करने की जरूरत है, ओवरऑल एज पर इस मूडी इन्वेस्टर सर्विस रिपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, यहां पे भारत सरकार मूडी इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट को सही नहीं मानेगी, बोलेगी इसमें फ्लॉज है। देखिए, अब ओवरऑल मूडी इन्वेस्टर सर्विस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिन्होंने सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस को प्रॉपर तरीके से एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं किया, ओवरऑल कंपनीज की रॉन्ग डूइंग को छुपाया, उनका बनता तो नहीं है हमारे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर क्वेश्चन करना। बट डेफिनेटली अगर वो कोई लूप होल पॉइंट आउट कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत करनी जरूर बनती है। अगर बातचीत से हम अपनी किसी वल्नरेबिलिटी को दूर कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तान इंटरनल चैलेंजेस शिफ्टिंग डायनेमिक्स, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? फॉर्मर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब जब ओवरऑल प्रेसिडेंट थे, तब वो लगातार पाकिस्तान के साथ बात करने की कोशिश करते थे, और पाकिस्तान का जो रवैया था अफगानी तालिबान के प्रति, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मई 2021 में एक मीटिंग हुई थी, उस समय पे इस मीटिंग को काफी जर्नलिस्टिक कवरेज दी गई थी, जिसमें मिस्टर घनी साहब ने मुलाकात की थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, हेड ऑफ पाकिस्तान आईएसआई लेफ्टिनेंट कर्नल
फैज हमीद से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ यूनाइटेड किंगडम जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर से, ये सब एक जगह बैठे थे। ठीक है, फैज हमीद, आपका ये बाजवा और घनी, और यूके के जो आपके ये मतलब जनरल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है निकोलस पैट्रिक कार्टर। और उस समय पे पाकिस्तान मिलिट्री ने अफगानिस्तान की सरकार को प्रॉमिस किया कि हम अफगानी तालिबान को सपोर्ट नहीं देंगे। मिस्टर अशरफ गनी ने पॉइंट आउट किया था पाकिस्तान की मिलिट्री को अनकैटेगोरिकली कि आप अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट मत दीजिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सामने सामने तो मिलिट्री जनरल्स ने पाकिस्तान के बोल दिया कि हाँ भाई हम नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता है जब ये बातें पहुंचती हैं नीचे के। अब ऊपर का बाजवा और फैज हमीद अगर नीचे के आर्मी जनरल्स को बोलता है कि तुम अफगानी तालिबान को सपोर्ट मत दो, तो नहीं देना चाहिए। बट पता नहीं क्या पाकिस्तान के मिलिट्री सिस्टम में ऐसा था कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ आती थी उसका इंप्लीमेंटेशन लैक्स था। यहां पे सीधी सीधी यही कहने की कोशिश की जा रही है कि बाजवा और फैज हमीद बस नाम के लिए बैठ के बातचीत कर रहे थे अशरफ घनी से, एक्चुअली में कभी भी उनका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर कंट्रोल करना। वो अफगानिस्तान तालिबान को खुली छूट दे के रखे हुए थे, और आज की डेट में जब वो अफगानिस्तान तालिबान ओवरऑल कैरिज्मेटिक तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर राज करने के स्टेटस में आ गया है, तब वो पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा रहा है। अब तहरीके तालिबान नाम का एक ग्रुप बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो चुका है। और माइंडेड दोस्तों, ये टीटीपी ग्रुप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सोशली इन्फ्लुएंशियल है, कल्चरली इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है। समझ गए बात को? तो बेसिकली पाकिस्तान ने ये जो अफगानी तालिबान को मदद नहीं दी, आज की डेट में अफगानी तालिबान को बार बार पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि आप तहरीके तालिबान को सपोर्ट मत दो, लेकिन तहरीके तालिबान और उनके 40 एलाइड ग्रुप्स को जबरदस्त तरीके से अफगान तालिबान से सपोर्ट मिल रहा है। और इसकी बहुत सी वजह है। पहली बात तो ये तहरीके तालिबान और उसके अलाइड ग्रुप अफगान तालिबान के लिए एक लेवरेज है। यहां पे लेक्चर को थोड़ा सा पॉज करके दोस्तों मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना शुरू करूंगा। यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप कोर्स जारी है। इसके अंदर दो सब इनिशिएटिव्स मैंने लॉन्च किए हैं। एक है एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूला, और दूसरा है एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड हिस्ट्री। जिसने ओवरऑल मेंटरशिप का कोर्स ले रखा है, दोनों इनिशिएटिव मेंटरशिप कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप अलग से एथिक्स पढ़ना चाहें या फिर एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड हिस्ट्री देखना चाहें, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज www.harshitdwedi.com पे अवेलेबल है। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के भी स्टोर सेक्शन में ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऐप आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पे मिल जाएगी, तो आप चाहें तो इन पर्टिकुलर कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर वापस आ जाते हैं अपनी तहरीके तालिबान वाली कहानी पे। समझ गए? सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि अफगान तालिबान को डोमेस्टिक लेवल पे तहरीके तालिबान से कोई प्रॉब्लम नहीं। और तहरीके तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो बेसिकली देखिए, जब यूएस डोमिनेंट था अफगानिस्तान के अंदर, अशरफ घनी की सरकार थी, उस समय पे तहरीके तालिबान के कैडेटर्स ने अफगानिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान के अंदर शरण दी थी और छुपने की जगह दी थी। आज की डेट में पाकिस्तान की पॉलिटी के अंदर जो डीप लिंकेज है ना अफगानिस्तान तालिबान का, वो ओवरऑल टीटीपी के थ्रू है। और टीटीपी अफगान तालिबान की जीत को एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहा है, शायद इस प्रकार का वो कुछ पाकिस्तान में कर सके। अब यहां पे टीटीपी एक पोटेंट फोर्स की तरह उभर के आए। जबरदस्त सोफिस्टिकेशन है, स्ट्रक्चरल हो, कम्युनिकेशन हो, पब्लिक रिलेशन हो। ओवरऑल जो भी पाश्तून ट्राइब्स हैं और बलोच ट्राइब्स हैं जो परेशान रही है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में, उनके परेशानी का फायदा उठा के ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अगेंस्ट ये लगातार अटैक करते रहते हैं। नूर वली महसूद जो कि अमीर हैं टीटीपी के, उन्होंने अपनी किताब इंकलाब महसूद में लिख रखा है कि ग्रुप के रिसर्जेंस का कारण क्या है। इस टेक्स्ट में एम्फेसाइज किया गया लोकल अलायंसेस को, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन को। अफगान तालिबान ने अपने प्रोविंशियल स्ट्रक्चर में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर सेटअप करके रखा है, कुछ उस प्रकार की बातें यहां पे तहरीके तालिबान कर रहा है। तो तहरीके तालिबान इज अ वेरी लार्ज इश्यू फॉर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फाइनेंशियल गवर्नेंस और करप्शन इश्यूज को लेके पाकिस्तानी सरकार के जो भी फेल्योर्स हैं, इनको कैपिटलाइज कर रहा है यहाँ पे तहरीके तालिबान। तो एक पोटेंट नैरेटिव रखता है यहाँ पे तहरीके तालिबान, जहां पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का एक अल्टरनेटिव देने की यहाँ पे बात कर रहा है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है अफगानिस्तान तालिबान से, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान यहां पे रोकना ही नहीं चाहता तहरीके तालिबान को। तहरीके तालिबान अपने मन मुताबिक कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल अप्रोच रही है ना कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढो, नॉन स्टेट्स एक्टर्स की मदद करो, एमिकेबल गवर्नमेंट्स के। अब अशरफ गनी की सरकार काफी फ्रेंडली थी पाकिस्तान के प्रति, उसके बावजूद अशरफ गनी की अपोजिशन तालिबान को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने।
तो ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान के ऊपर उल्टी आ रही है, क्योंकि इसी तहरीक अफगानी तालिबान का दोस्त टीटीपी अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर जिहाद फैला रहा है। ठीक है ना। अब बात ये दोस्तों कि अफगानिस्तान की सरकार के पास बहुत सी ऐसी वजह है जिसके चलते वो सॉलिड मिलिट्री एक्शन टीटीपी के अगेंस्ट लेंगे नहीं। पहली वजह यह है कि अफगानिस्तान तालिबान अवॉइड करती है टीटीपी के अगेंस्ट एक्शन लेना, क्योंकि वो इंटरनल डिवीजन नहीं चाहते। तालिबान की जो आइडियोलॉजी अफगानिस्तान तालिबान फॉलो कर रहा है वही टीटीपी फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस आइडियोलॉजी को अगर कमजोर करते हैं अफगानिस्तान तालिबान वाले, तो बाकी जो इस्लामिस्ट ग्रुप है वो एक्टिव हो सकते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट हो गया, खुरासन प्रोविंस, अलकायदा हो गया। इस प्रकार के ग्रुप्स एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो जाए तालिबान से, इस बात की कोशिश करनी है, इसलिए यहां पे टीटीपी को नाराज नहीं करना है। समझ गए। दूसरी एक वजह यहां पे ये है कि भाई डूरैंड लाइन की दूसरी तरफ, डूरैंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो सेफ हेवंस मिलते हैं अफगानी तालिबान को, जो अमेरिका के राज के समय में मिले थे अफगानिस्तान में, वो टीटीपी के दम पे मिले थे। तो उन सेफ हेवंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अफगानिस्तान तालिबान वाले। वो पाकिस्तान में अपने सेफ हेवंस जो कि टीटीपी के थ्रू बने हुए हैं उनको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। समझ गए। तीसरा, पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से रिलीजियस मदरसास का हिस्टोरिकल यूज किया है ताकि वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकें और फतवा जारी कर सकें अफगान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। समझ गए। तो पहले अफगानिस्तान तालिबान का और मदरसा का इस्तेमाल करके अफगान सरकार के अगेंस्ट फतवा निकाला जाता था। अब ओवरऑल ये फतवा निकाल, अब अफगानिस्तान की सरकार तो हट गई, तालिबान आ चुकी है, ठीक है ना भाई। अब ये फतवा निकालने की ताकत लिटरली अफगान तालिबान और टीटीपी के हाथ में आ चुकी है। तो यही फतवा अब पाकिस्तान के अगेंस्ट निकाला जा सकता है, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट निकाला जा सकता है। ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, ये जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन था, आइडियोलॉजी थी, वो पाकिस्तान के ऊपर पलट के अब वापस आ रही है। हजारों की तादाद में इन मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे अब पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट इंडोक्ट्रिनेट किए जा रहे हैं। समझ गए बात को। और सबसे बात क्या थी कि पहले पाकिस्तान जो कि टॉलरेट करता था पब्लिक चैरिटी ड्राइव्स टू फंड द अफगान तालिबान, अकॉर्डिंग टू मेनी लोकल सोर्सेस सिमिलर सपोर्ट इज नाउ फ्लोइंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू टीटी ग्रुप्स। तो पहले ओवरऑल अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करने के लिए जो पैसों की ड्राइव पाकिस्तान की तरफ से आती थी, अब वही अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी के लिए आ रही। टीटीपी की आइडियोलॉजी का फैलना अफगानिस्तान तालिबान की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी सिंपल सी बात पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों ने पहले समझाने की कोशिश की थी, इंक्लूडिंग अफरज गनी, लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आई थी। तो अब पाकिस्तान को करना क्या होगा? उनको अपनी पॉलिसी को रिइवैल्यूएट करना होगा। दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज रही हैं दोस्तों जिन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया है सोवियत यूनियन को हराने के लिए। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर धावा बोला, उस समय पे यूएस, पाकिस्तान और भी बहुत से गल्फ स्टेट्स रहे हैं जिन्होंने टेररिस्ट का साथ दिया सोवियत यूनियन को पीछे धकेलने के लिए। अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए जिहादिस्ट एलिमेंट्स का, टेररिस्ट का साथ दिया गया है बहुत से देशों की तरह। लेकिन अब बहुत से देशों को ये समझ में आ गया है कि अगर आप टेररिस्ट को पनाह दोगे तो कभी ना कभी वो आपके ऊपर पलट के अटैक करेगा। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इस बात को समझ गई हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान आज भी इस बात को नहीं समझ पाया कि जितना वो जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा, ये मिलिटेंट ग्रुप्स कभी ना कभी पलट के उसको काटेंगे। आज की डेट में कनाडा भी यही बोल रहा है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है और कभी ना कभी ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कनाडा के ऊपर भी बैकफायर करेगी। समझ गए बात को। तो आज की डेट में पाकिस्तान की मिलिट्री को करना क्या चाहिए? उनको सपोर्ट करना चाहिए पाश्तून तहाजुफ मूवमेंट को। इस मूवमेंट में रीजनल पीस की बात होती है, पाकिस्तान की डुअल सेंट्रिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाना है, मिलिटेंट्स को यहां पे पनाह देना, उनको हथियार देना, उनको पैसा प्रोवाइड करना ताकि वो रेडिकलाइजेशन फैलाएं, आसपास अफगानिस्तान इंडिया में बवाल फैलाएं। इस पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को ही बहुत परेशान करेगी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई। आगे आ जाते हैं भाई। अगला आर्टिकल विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियो। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिजीज के रिस्पेक्ट में कोई बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एक थॉट प्रोसेस दिया गया, वो थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है यहां मार्च में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। इसने स्टार्क वार्निंग दी है। क्या वार्निंग है? क्लाइमेट चेंज हाइटन करता है ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को। जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज एक्यूट होगा उतना ही ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज और तेजी से फैल सकती हैं पूरी दुनिया भर में। ठीक है ना। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के आउटब्रेक पीरियोडिसिटी से दिखते रहते हैं। डेंगू, मलेरिया भले इंडिया में नहीं दिखते लेकिन बाकी देशों में देखने को मिलते हैं, इंडिया में भी देखने को मिलते हैं डेंगू वगैरह के। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, बारिश और ह्यूमिडिटी की वेरिएबिलिटी के चलते डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल बहुत रियल टाइम में बदल रही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेक्टर और एनिमल रिजर्वायर्स का, जो कि पैरासाइट के होस्ट की तरह काम करते हैं, ये भी बदल रहे हैं। और बढ़ती गर्मी के साथ साथ जो
मॉस्किटोज की और बाकी इंसेक्ट्स की इन्फेक्टिविटी है, विरुलेंस है इन वायरसेस का, इन बीमारियों का, वो भी बहुत तेजी से फैल रहा है। उसके साथ साथ हैबिटाट लॉस हो रहा है। पहले ओवरऑल जो डिजीज कैरिंग एनिमल्स थे वो ह्यूमन टेरिटरी में आते नहीं थे। अब दोनों के मिलने के चलते बहुत सारे डिजीजेस जो पहले एनिमल्स को इन्फेक्ट करते थे अब वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने लगे हैं। और ये जो डिजीजेस थे वो एनिमल्स को फैटली इन्फेक्ट नहीं करते थे बट ह्यूमंस को बहुत फैटली इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल निपा वायरस। निपा वायरस बहुत सारे आउटब्रेक्स केरला में कॉज कर चुका है। 2022 में एक एनालिसिस पब्लिश हुई थी नेचर में जहां पे बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमंस एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स देख सकते हैं लाइक नेवर बिफोर। क्लाइमेटिक पैटर्न्स बदलने के साथ साथ ह्यूमंस के ऊपर इंपैक्ट आगे आने वाले समय में और सीवियर हो सकता है। और डिजीजेस बहुत प्रकार के ट्रांसमिशन रूट्स को ढूंढ लेते हैं, फिर वो एनवायरमेंटल सोर्सेज हो, मेडिकल टूरिज्म हो, कंटेमिनेटेड फूड वाटर हो, रिलायबल सोर्सेज से कुछ भी हो। ठीक है ना भाई। तो इकोसिस्टम्स लोकल क्लाइमेट को शेप करते हैं, क्लाइमेट चेंज को शेप करते हैं। इस क्लाइमेट चेंज के अंदर इन्वेजिव स्पेशीज है, ये इन्वेजिव स्पेशीज एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स के साथ इंटरफेयर करती हैं और बीमारियां फैला सकती हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से ओवरऑल ये बीमारियां पूरी दुनिया भर में फैलती नजर आ रही हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो डेंगू एपिडेमिक ढाका में आया था, कोलकाता में आया था, निपा आउटब्रेक केरला में आया था। तो क्या ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार के आउटब्रेक आ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते थे दोस्तों। आउटब्रेक जैसा ही माहौल हमने बना के रख रखा है आज की डेट में। डिजीज सर्विलेंस हमारा बिल्कुल जीरो हो रखा है। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी हम भूल चुके हैं। इस प्रकार के आउटब्रेक्स आगे और आएंगे। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम चलाया गया था कुछ राज्यों में 2007 में। इसने 2008 में 553 डिजीज आउटब्रेक बताए और 2017 में 1714। इसको इंटीग्रेटेड तरीके से ऑनलाइन मोड में करने के लिए एक प्लेटफॉर्म खोला गया, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP, 7 स्टेट्स में 2018 में। इसने 20 एडिशनल डिजीज कंडीशंस को बता दिया। पहले ओवरऑल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम में 13 डिजीजेस थी, ठीक है ना, इसने 20 और बता दिए। समझ गए। तो ये IHIP का काम क्या था कि रियल टाइम में इन डिजीजेस को ट्रैक करना, इनके आउटब्रेक को ट्रैक करना और ओवरऑल इनको कंटेन करना। लेकिन इस सर्वेलेंस का डिजाइन भी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए सरकार ने यहां पे बात की एक और यूनिफाइड अप्रोच की जिसको बोला गया वन हेल्थ, जहां पे ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ, प्लांट की हेल्थ और एनवायरमेंट की हेल्थ सबको इंटरकनेक्टेड तरीके से देखा जाएगा। तो यहाँ पे जूनोटिक डिजीजेस, नेग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, ये सब एक एरेना के अंदर देखा जाएगा। वन हेल्थ को लॉन्च करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ जब तक हम अपने इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को सिनर्जाइज नहीं करेंगे तब तक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर ओवरऑल ये डिजीज फैमिली वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में बहुत सारी डिजीज फैल सकती है, इनको आप डिजीज एक्स बोल सकते हो। ये मीजल्स हो सकता है, जापानी एंसेफेलाइटिस हो सकता है, डेंगू हो सकता है, डायरिया हो सकता है। क्लाइमेट चेंज इसको और एग्रवेट करेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वन हेल्थ अप्रोच से इन पर्टिकुलर डिजीज को टैकल करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं दोस्तों। एडिटोरियल में आज ये 3 आर्टिकल्स थे। करंट अफेयर्स में आते हैं। करंट अफेयर्स का आज पहला आर्टिकल है, जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम। देखिए, जुडिशरी ने यहां पे, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे केंद्र की सरकार को डांट लगाई। कुछ स्टैटिस्टिक्स यहां पे नजर आ रहे हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है ओवरऑल हमारी 25 हाई कोर्ट में? 1114। वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी? 774। वैकेंसीज कितनी? 340। सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 34। वर्किंग स्ट्रेंथ 32। वैकेंसीज कितनी? 2। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को जुडिशरी से बोला कि भाई जुडिशरी नया टैलेंट खो रही है, क्योंकि यहां पे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जिनको सुप्रीम कोर्ट शॉर्टलिस्ट करता है उनके नाम का अपॉइंटमेंट सही समय पे केंद्र की सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। कई बार केंद्र की सरकार इन नाम को धर के बैठी रहती है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, जिसके चलते ब्राइट लीगल माइंड जो कि अपनी लुक्रेटिव लॉ प्रैक्टिस को छोड़ के एक बार को जजशिप में आने को तैयार भी हो जाते हैं, वो आते हैं। देखिए, मैं बता दूं, लॉयर्स बहुत पैसा कमाते हैं, इतना बेहिसाब पैसा कमाते हैं कि मेरे आपके जैसे लोग सोच भी नहीं पाएंगे। अगर मेरे आपके जैसे, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर 1 लाख रुपए भी महीने का मिले तो मैं बहुत खुश हूं कि बहुत मिल गया। लेकिन लॉयर्स तो भैया एक एक हेयरिंग के 1-1, 2-2 लाख रुपए लेते हैं, तो बेहिसाब पैसा कमाते हैं ये लॉयर्स। ठीक है ना। उसके बाद भी अगर कोई टैलेंटेड लॉयर अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ के जज बनने के लिए आ रहा है तो हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। अब किशन कौल साहब और सुधांशु दुले साहब बोल रहे हैं कि हम प्रमोट करते हैं इनको जजशिप में अपॉइंट करके, लेकिन सरकार इनके नामों पर महीने तक बैठी रहती है, कोई एक्शन ही नहीं लेती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों भाई इन नामों के ऊपर सरकार लेके बैठी हुई और कोई एक्शन नहीं ले रही है।
हम बड़ी मुश्किल से इस टैलेंट को लेके आ रहे हैं, आप इस टैलेंट के ऊपर बैठे हुए। तो यहाँ पे सरकार के बिहाफ पे ओवरऑल जो अटॉर्नी जनरल साहब थे वो भी थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने बोला कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए, मैं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के आपको बताता हूं। आर वेंकट रमानी साहब ने यहाँ पे बोला है, ठीक है। 26 ट्रांसफर्स को प्रपोज किया था, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, और एक ट्रांसफर उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, इनको चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट डेजिग्नेट किया गया था। और मणिपुर के अंदर इस समय पे क्या बवाल चल रहा है ये आप जानते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रांसफर को भी केंद्र की सरकार ने एग्जीक्यूट नहीं किया। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो बनाया गया उसने साफ साफ बोला है कि सरकार उन नाम्स को बिना डिले के अपॉइंट करेगी जिनको कॉलेजियम रिकमेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे कोई अपॉइंटमेंट होता नहीं है। ये पेटिशन एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलोर लेके आया है। एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब भी बोल रहे हैं कि सरकार नेम्स को सेग्रीगेट करती है, कुछ नाम्स को यहाँ पे अपॉइंट करती है, कुछ नाम्स को यहाँ पे अपॉइंट करने से मना कर देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल ने 9 अक्टूबर तक का टाइम लिया है ताकि सरकार को समझा सके कि हाँ भाई अपॉइंटमेंट्स करिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट नाराज होकर सरकार का यहाँ पे कर क्या पाएगा वो देखना है। फिर अगला, इंडियंस ईट मोर सॉल्ट देन डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन। एक सर्वे यहाँ पे अंडरटेक की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसने ये बोला कि एम्प्लॉयड सेक्शन, टोबैको यूजर्स और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नमक पीते हैं। अब ये क्या है, देखिए जो एस्टिमेटेड मीन डेली सॉल्ट इंटेक इंडिया के अंदर है वो है 8 ग्राम। एक दिन में एक आदमी इंडिया के अंदर 8.9 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करता है, और एक लेडी, एक औरत इंडिया के अंदर 7.1 ग्राम का सॉल्ट कंज्यूम करती है। डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है 5 ग्राम सॉल्ट डेली की। तो ये जो सॉल्ट आप बढ़ा के इंटेक कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपकी बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, हाई ब्लड प्रेशर कर देगा। खासकर सॉल्ट इंटेक हाइयर है उन लोगों में जो रूरल इलाकों में रहते हैं, उन लोगों में जो ओवरवेट हैं, और उन लोगों में जो मोटे हैं। ये बोलती है रीसेंट सर्वे बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको पब्लिश किया गया है जर्नल नेचर में। इस स्टडी को कंडक्ट किया गया था एज द पार्ट ऑफ नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे, ठीक है ना। तो यहां पे ये बताया गया कि भैया हाई सॉल्ट इनटेक के बहुत से नुकसान है, इस सॉल्ट कंजम्पशन को लिमिट करना बहुत ज्यादा यहां पे जरूरी है। जो मीन डाइटरी सॉल्ट इनटेक है वो इंडियन पॉपुलेशन में हाई है, और इसके लिए जरूरत है कि हम प्लानिंग करें और इंप्लीमेंट करें कंट्रोल ऑफ डाइटरी सॉल्ट कंजम्पशन मेजर्स। हमें कट डाउन करना है प्रोसेस फूड के कंजम्पशन को, और उस फूड के कंजम्पशन को जो कि होम के बाहर कुक हुआ है। 10,659 एडल्ट्स जो कि 18 से 69 साल के हैं, उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है जो आईसीएमआर द्वारा कंडक्ट की गई। रिस्पॉन्स रेट 96.3% था, उसके बेसिस पे पूरी की स्टडी निकाली जा रही है। एम्प्लॉयड लोगों में ऑन एन एवरेज सॉल्ट का कंजम्पशन है 8.6 ग्राम, टोबैको यूजर्स में 8.3 ग्राम, हाई ब्लड प्रेशर वालों में 8.5 ग्राम। तो भैया सॉल्ट के इंटैक को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉस्ट इफेक्टिव वे क्या है हाइपरटेंशन और बीपी को सॉल्व करने का? भैया आप ओवरऑल सॉल्ट इंटेक कम कर दो, तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर 25% तक कम हो सकता है अगर 30% रिडक्शन ले आए हम मीन पॉपुलेशन सॉल्ट इंटेक में 2025 तक। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अकाउंट फॉर 28.1% ऑफ द टोटल डेथ्स इन इंडिया। 2016 में 1.63 मिलियन डेथ्स हुई थी हाइपरटेंशन की वजह से, जबकि ये नंबर 1990 में 0.78 मिलियन डेथ्स था। ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को जीएस पेपर 2 के बहुत से क्वेश्चनों में लिखा जा सकता है। समझ गए। ये जो स्टडी कंडक्ट की गई इसको नेशनल रिप्रेजेंटेटिव मैनर में कंडक्ट की गई। स्टडी के लिए क्या किया गया कि लोगों के यूरिन सैंपल्स को स्टडी किया है, क्योंकि जो भी सॉल्ट के थ्रू आप सोडियम इंटैक कर रहे हो वो यूरिन के थ्रू बहुत हद तक बाहर निकल जाता है। तो अगर वो यूरिन के थ्रू बहुत हद तक बाहर निकल रहा है तो यूरिन सैंपल्स को स्टडी करके ओवरऑल ये बताया जा सकता है कि किसमें सॉल्ट का इंटेक ज्यादा है और किसमें सॉल्ट का इंटेक कम। फिर अगली न्यूज है भाई, जो हमारे इसरो के चीफ है सोमनाथन साहब, क्या बोलना है इनका, एस सोमनाथन साहब, इनका ये बोलना, और इन्होंने बोला कहा, तो भाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के फाउंडिंग डे सेलिब्रेशन चल रहे थे। इन्होंने बोला कि भाई इंडिया के रॉकेट्स में जो 95% कंपोनेंट्स बनते हैं लगते हैं इंक्लूडिंग चंद्रयान 3 मिशन, ये इंडिया के अंदर बने हुए हैं, और ये बाई एनी मींस कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। ठीक है ना भाई। ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स बहुत सी साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च हुई है इंडिया के अंदर, और इस साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे इंडिया ने धीरे धीरे करके रॉकेट लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को इवॉल्व किया। इंडियन लेबोरेटरीज, नेशनल लैब्स, डिफेंस लैब्स, सीआईएसआईआर लैब्स, इन्होंने फोकस किया है मटेरियल इंडिजनाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज पे, रिसर्च पे।
आज की डेट में इसरो अपनी खुद की लिथियम आयन बैटरीज बना रहा है स्पेस एप्लीकेशन के लिए, और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत सारे की कंपोनेंट्स बनाए गए चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में। तो बेसिकली 95% हमारे रॉकर के कंपोनेंट्स रॉकेट के हम इंडिजिनियसली बना लेते हैं, 5% को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जो बैटरी सिस्टम है, स्टोरेज है, सोलर सेल्स है, इनको बनाने की कैपेबिलिटी बहुत लंबे समय से हमने धीरे धीरे करके इवॉल्व की है, और आज की डेट में हमारी इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कैपेबल है। ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल सीएसआईआर की शांति स्वरूप भटनागर अवॉइस प्राइसेस को जब अवार्ड किया जा रहा था उस समय पे यहाँ पे बोला है किसने, सोमनाथन साहब ने। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू सी ऑन स्क्रीन प्रोफैनिटी अमाउंट्स टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। देखिए, एक यूट्यूब सीरीज है कॉलेज रोमांस करके, ठीक है ना भाई। अब इस कॉलेज रोमांस नाम की यूट्यूब सीरीज में बहुत सारी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मेकर्स का ये बोलना है कि ठीक है भाई, हमने इसमें फिजिकली सेक्सुअल एक्ट्स को नहीं इंक्लूड किया है, बट हाँ गाली गलौज बहुत है। तो अभी इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट इस बात पे डिस्कस करेगा कि क्या ये गाली गलौज सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर लायबल किया जा सकता है। देखिए, अब एक पर्सन को सेक्शन 67A के अंदर गिल्टी तब माना जाएगा जब वो पब्लिश करे या ट्रांसमिट करे मटेरियल्स कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिकली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट दिखाया जा रहा है, किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में ओवरऑल सेक्सुअल रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट गाली दे के बातचीत हो रही है, ठीक है ना, मां बहन की उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं, क्या इसको आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट के अंदर गिल्टी मान सकते हैं अंडर सेक्शन 67A? तो भाई यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में अपना जजमेंट दिया था और बोला था कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई ना वेब सीरीज में, ये बहुत ज्यादा प्रोफेन है, वल्गर है, और ये यंग माइंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा करप्टेबल इंफ्लुएंस डालेगी। इस पर्टिकुलर केस में जो सेशंस कोर्ट था उसने तो ओवरऑल केसेस ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इवोक कर दिया था। अब वेब सीरीज की मेकर्स ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं। वो ये बोल रहे हैं उनके बिहाफ पे, मिस्टर रोहातगी ये बोल रहे हैं कि भाई हमने कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फिजिकल एक्ट नहीं दिखाया स्क्रीन के ऊपर, हमने तो बस ये वर्ड्स का इस्तेमाल लिया है गाली गलौज का, क्योंकि इससे टीआरपी वगैरह बढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को फाइनल डिसीजन लेगा कि क्या गाली गलौज का इस्तेमाल करना, प्रोफेन और वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सेक्शन 67A के अंदर आपको गिल्टीज फैला सकता है, साबित कर सकता है। आप बताओ दोस्तों, यहां पे गालियां भी आ जा सकती हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बातें करना भी यहां पे इंक्लूड हो सकता है, या आप मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है। फिर भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यहां पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों से पूछ रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन के वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हो। देखिए, रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एडवाइजरी इशू की है केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को और यूनियन टेरिटरी की सरकारों को कि भाई आप इंश्योर करें कि ट्रांसजेंडर पर्सन का वेलफेयर यहां पे हो। इन वेलफेयर मेजर्स में सेपरेट टॉयलेट्स बनाना ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनका फ्री सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए पैसा रिलीज करना, उनको पेंशन राइट्स देना, इनहेरिटेंस राइट्स देना। देखिए क्या है, कमीशन ने ऑब्जर्व किया है ट्रांसजेंडर पर्संस का एक प्राइमरी कंसर्न है। भले ही लीगल रिफॉर्म हुआ है, भले ही उनके लिए बहुत सारे कानून लेके आए, उनके सेफ गार्डिंग के लिए ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 लेके आया था, जो कि उनके राइट्स की बात करता है, उनको सेफ गार्ड करता है। उसके बावजूद हमारी सोसाइटी में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंप्लॉयमेंट में डिस्पैरिटी होती है, इनके हेल्थ केयर को एक्सेस बहुत हद तक लिमिटेड है, सोशल सर्कल से इनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो यहां पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, अलग अलग राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज को, और बोला कि भाई जो भी रिकमेंडेशंस हैं ओवरऑल ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में जो भी नियम कानून बनाए गए, इनको प्रॉपर तरीके से आप ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करिए। और आपने क्या इंप्लीमेंट किया है, क्या एक्शन टेक किया है, इसकी रिटर्न में रिपोर्ट एनएचआरसी के पास जमा होनी चाहिए। यहां पे कुछ राय भी दी गई है, जैसे कि जो सिंगल ट्रांस चाइल्ड होता है डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इसको एक पेंशनर माना जा सकता है, ठीक है ना, इसको ट्रीट किया जा सकता है एज एन अनमेरिड डॉटर फॉर द फैमिली पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है भाई, एक ट्रांसजेंडर पर्सन इनहेरिट कर सकता है एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल लैंड को, एक मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड दिया जाना चाहिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को, ताकि वो हर प्रकार के गवर्नमेंटल बेनिफिट्स को और बाकी बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकें। इंश्योरेंस कंपनीज को एडवाइस किया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जो किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है उसको आप वैलिड डॉक्यूमेंट और आइडेंटिफिकेशन के लिए मान सकते हैं। मिनिस्ट्री ने यहाँ पे, जो मिनिस्ट्री कंसर्न है राज्यों के लेवल पे, केंद्र के लेवल पे, वो समय समय पे गरिमा गृह शेल्टर स्कीम के लिए इन ट्रांसजेंडर्स को मदद प्रोवाइड करेगी।
तो बेसिकली रियल टाइम में एनएचआरसी ट्रांसजेंडर के लिए मदद लाने की बात कर रहा है। फिर एंजल टैक्स रूल्स को सेंटर ने सॉफ्टन किया। भाई देखिए, इस पर्टिकुलर बजट में ओवरऑल मई के महीने के लगभग पे एंजल टैक्सेस की काफी बात की गई थी, ठीक है ना। अब ओवरऑल क्या था, इन नए एंजल टैक्स नियम के चलते ओवरऑल बाहर के जो एंजल टैक्स इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, इनको थोड़ी टेंशन हो गई थी। अब यहां पे सरकार ने कुछ चेंजेस किए। एक नोटिफिकेशन इशू किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, रूल 11 यूए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया है कि 5 डिफरेंट वैल्यूएशन के मेथड शेयर्स के लिए लाए जाएंगे और 10% टॉलरेंस के साथ ओवरऑल शेयर वैल्यूएशंस के जो भी आप कह लो क्वांटम्स है, उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए मैं यूएस में रहता हूं, मैं इंडिया के अंदर आया, मैं यूएस का नागरिक हूं, इंडिया के अंदर आके मैंने किसी पर्टिकुलर फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया। अब उस पर्टिकुलर फर्म की वैल्यूएशन को लेके कई बार मतलब आप कह लो काफी बहस होती है कि भाई छोटा सा स्टार्टअप है, लेकिन मुझे उसका बहुत बड़ा आउटपुट लगा तो मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन रियल टर्म्स में उसकी ये वैल्यू है नहीं। तो पहले एक ही प्रकार से वैल्यूएशन होता था शेयर्स का, आज भी डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के लिए एक ही प्रकार से होता है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए अब 5 अलग अलग प्रकार से वैल्यूएशन यहां पे किया जा सकता है। 5 अल्टरनेट वैल्यूएशन मेथड्स को यहां पे डिप्लॉय किया गया इक्विटी शेयर्स के लिए, और इस बात को लेकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े यहां पे खुश हैं। अब ये एग्जैक्ट वैल्यूएशन के मेथड्स क्या है, इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए इस पर्टिकुलर न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए 5 अल्टरनेटिव वैल्यूएशन मेथड्स को, जिसके थ्रू वैल्यूएशन किया जाएगा इक्विटी शेयर्स का, इसको लेके आई है भारत सरकार। ये कहीं ना कहीं फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट को इंडिया में और लेके आएगा। इस प्रकार से आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, बस इतना ही करना है, ठीक है ना, जब भी मेंस में आपके सामने सवाल है। फिर नेपाल ने चाइना के सिक्योरिटी इनिशिएटिव को मना कर दिया। देखिए, जी जिनपिंग का तीसरा टेन्योर शुरू हो गया है और जी जिनपिंग के तीसरे टेन्योर में 3 इनिशिएटिव्स चाइना के काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो है जीडीआई, ग्लोबल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एक है जीएसआई, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। एक है जीसीआई, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। इन 3 की न्यू इनिशिएटिव्स के हिसाब से चाइना की सरकार चलेगी अगले 10 सालों तक, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें दोस्तों, नेपाल का यह बोलना है कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। नेपाल का यह भी बोलना है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पूरी तरीके से इन्वॉल्व, लेकिन नेपाल ने दबे शब्दों में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया। नेपाल ने यह भी बोला है कि तिब्बत की आजादी मांगने वालों को हम कभी भी यहां पे पनाह नहीं देंगे। किसी भी प्रकार की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो कि चाइना के अगेंस्ट है, वो हम अपनी धरती पर अपने नहीं देंगे। चाइना भी बोल रहा है कि हम नेपाल की सोवरेनिटी का ध्यान रखेंगे। अब सोचो ये कितना बड़ा ऑक्सीमोरॉन है, चाइना ने ही नेपाल की जमीन कब्जा रखी बट नेपाल की दम नहीं है कि वो कुछ बोल सके। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा चाइना नेपाल बाउंड्री का, लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है ना। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे करी जा रही हैं। कुल मिला के कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पोर्ट्स की, रोड्स की, रेलवेज की, एयरवेज की, ग्रिड्स की, एक ऑर्डरली मैनर में। एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क चाइना और नेपाल मिलके बनवाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर कुछ बॉर्डर पोर्ट्स यहाँ पे खोले जाएंगे, जैसे कि तिंगछांग, किमथांग का, क्यूद, ओला क्यूंचालू, ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के ओवरऑल बहुत कुछ, जैसे अरनिको हाईवे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, यहाँ पे ओवरऑल चाइना, बीजिंग मदद करेगा काठमांडू की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लॉन्च होगा 220 किलो वोल्ट की क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस का, जिलोंग केरुंग से चिलिमे तक। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बोली। चाइना नेपाल रेलवे कॉर्पोरेशन होगा। तो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो बहुत हद तक नेपाल चाइना के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, बट चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होने से नेपाल ने कर दिया, ठीक है भाई। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस, डज द आंसर लाई इन आवर सीवेज? क्या है भैया इसका समझते हैं भाई। लैंड फर्टिलाइजेशन एक बड़ी ही पुरानी समस्या है। जब सेडेंट्री सेटलमेंट्स पास्ट टाइम में, एंशियंट टाइम्स में शुरू हुए और कल्टीवेशन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कुछ क्रॉप साइकिल्स निकली, इंसान को समझ में आना शुरू हो गया कि भाई ओवरऑल क्रॉप की यील्ड कम हो रही है, क्योंकि क्रॉप को पैदा होने के लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, और उन न्यूट्रिएंट्स को समय समय पे भरना सॉइल में बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो अर्ली इंडिजिनियस कम्युनिटीज ने भी फिश रेमिनेंट्स को, बर्ड ड्रॉपिंग्स को, जिसको आप गुआनो बोलते थे, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना भाई। अब देखिए,
19th सेंचुरी तक आते आते केमिस्ट्री में एडवांसमेंट के चलते फर्टिलाइजर बन गए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर बने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को आइडेंटिफाई किया गया, इनको फाउंडेशन समझा गया मॉडर्न सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स की, कैसे इनके दम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूम कर सकती है इसको समझा गया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया मिड 20th सेंचुरी में, जिसने एक्सेलरेट किया एडॉप्शन ऑफ हाई ईल्ड क्रॉप वेराइटीज को, और इंटेंसिव यूज हुआ इन फर्टिलाइजर्स का। लेकिन आज की डेट में एक फर्टिलाइजर के कंपोनेंट को लेके काफी प्रॉब्लम है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस स्कार्स है, दुनिया भर के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में बहुत कम जगह पे फास्फोरस पाए जाते हैं, और फास्फोरस गैस की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। नाइट्रोजन फिर भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोरस गैस की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। तो फास्फोरस अगर सॉइल से कहीं जाएगा तो पानी में जाएगा, और पानी में जाके एल्गल ब्लूम कर सकता है, यूट्रोफिकेशन कर सकता है। तो फास्फोरस की हिस्ट्री को समझना, इसके मैनेजमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फास्फोरस के सबसे बड़े रिजर्व्स मोरक्को में और वेस्टर्न सहारा में पाए जाते हैं, और फास्फोरस नेचुरली कोएग्जिस्ट करता है कैडमियम के साथ। तो अगर फास्फोरस को इरिगेशन में या फिर फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ हद तक सॉइल में डिफॉल्ट मोड में कैडमियम भी पहुंच रहा है, और कैडमियम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन किडनीज के अंदर आप कह लो एक्यूमुलेट कर सकता है। तो अगर हम कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर्स फास्फोरस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद हम अपनी हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं। 2018 में यूरोपियन यूनियन ने एक लेजिस्लेशन पास किया था, जिसके थ्रू वो कैडमियम लेवल्स को फर्टिलाइजर में कम करने की बात कर रहे हैं। अब बिना कैडमियम वाला फास्फोरस कौन कौन सी कंट्री में पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है, लेकिन इस फास्फोरस को एक्सपोर्ट करने से चाइना ने प्रोहिबिट कर रखा है। ईयू पहले इस प्रकार के फास्फोरस को रशिया से इंपोर्ट करता था, अब रशिया से ट्रेड बंद है। श्रीलंका के पास इस प्रकार का फास्फोरस अवेलेबल नहीं था, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले गए, और बाद में उनके यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स तक की कमी पड़ गई। तो बेसिकली आज की डेट में ज्यादातर जो फास्फोरस की सप्लाई हो रही है, वो वाला फास्फोरस है जिसमें कैडमियम पाया जाता है, और इंडिया में भी बड़ी क्वांटिटी में ये कैडमियम वाला फास्फोरस इंपोर्ट किया जा रहा है। अब ये कैडमियम वाला फास्फोरस पैडी में बहुत हद तक खाने के अंदर घुस सकता है, वीट, बार्ले, मेज में थोड़ा कम घुस सकता है, बट घुस वहां पे भी सकता है। तो बेसिकली क्रॉप्स किस हद तक कैडमियम को अपने अंदर समाएंगी, वो उसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपके शरीर के अंदर कितना कैडमियम आ रहा है, और कैडमियम अगर आपके शरीर के अंदर आ रहा है तो नुकसान तो देखो पहुंचाएगा। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे है कि ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस जब फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, तो कई बार ये बह के वाटर स्ट्रीम्स में पहुंच जाता है, और जब ये बढ़ के वाटर स्ट्रीम्स में पहुंच जाता है, तो वहां पे ये बैक्टीरिया का खाना बच जाता है। उससे बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ती है, एल्गल ब्लूम होता है, और वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर पानी की सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन खा जाता है। उस पानी में यूट्रोफिकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। तो बेसिकली फास्फोरस का एफिशिएंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पहली तो बात तो यह है कि हमें फास्फोरस ऐसा चाहिए जिसमें कैडमियम ना हो। दूसरा, जो फास्फोरस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फास्फोरस को बहुत एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच के साथ इस्तेमाल करना है। फास्फोरस की पॉसिटी में अगर हम एज अ केमिकल फर्टिलाइजर फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि क्रॉप इनटेक फास्फोरस का कम से कम। समझ गए बात को? प्लस जो सीवेज होता है ना दोस्तों, अर्बन सीवेज के अंदर बड़ी क्वांटिटी में फास्फोरस पाया जाता है। कई बार तो इस सीवेज को सीधे सीधे एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जरूरी यह है कि हम देखिए, जो हमारी यूरिन है, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है। तो एक स्टेप तो ऑथर यहां पे ये बता रहा है कि टॉयलेट सोर्स को आप सेपरेट करिए, जो यूरिन और रेस्ट ऑफ द फीसेज है, उसमें जिस हद तक स्लज मैनेजमेंट के थ्रू आप फास्फोरस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो एक्सट्रैक्ट करो। पहला तो ये आइडिया दे रहे हैं, ठीक ना। दूसरा ये बोल रहे हैं कि वेस्ट वाटर और स्लज को रिसाइकिल करो। जिस प्रकार की भी अर्बन गंदगी पैदा हो रही है, उसमें सीवेज रिसाइकलिंग करके हम बड़े स्केल पे फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेंगलुरु के वेस्ट वाटर को सीधे सीधे वाटर स्कार्स रीजन ऑफ कोलार में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उससे बीमारियां वगैरह भी फैल सकती हैं। बहुत बड़े स्केल पे जो हमारा अर्बन स्लज पैदा होता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लेके जाया जाता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में थोड़े से एडिशन करके हम फास्फोरस एक्सट्रैक्शन की कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और उस कैपेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बड़ी क्वांटिटी में फास्फोरस को रिकवर कर सकते हैं। यूरोप में इजी माइनिंग जैसी कंपनीज ये चीजें ऑलरेडी कर रही हैं। इंडिया के अंदर भी ये चीजें बड़े स्केल पे करने की जरूरत है। सीवेज से अगर हम फास्फोरस को माइन कर सकते हैं, तो फास्फोरस के एक्रो इकोलॉजिकल एप्लीकेशन को हम इंश्योर कर पाएंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये फास्फोरस पानी के सोर्सेस में जाके एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन ना करे, इस बात को भी यहां पे हम इंश्योर कर पाएंगे। समझ गए? तो ये बात यहां पे ओवरऑल बोली जा रही है। तो हमें ओवरऑल फंडामेंटली रीथिंक करने की जरूरत है अपनी पूरी की पूरी अप्रोच को। ठीक है भाई, चीप टेक्नोलॉजी के आधार पर जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हम टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं
हम फॉस्फोरस की जो लीचिंग है पानी में उसको रोक पाएंगे और कैडमियम लेडन फॉस्फोरस से भी निजात पा पाएंगे। फिर क्या यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव काम कर रहा है? इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को एनालाइज किया गया और बताया गया कि भले ही यूएस यहां पे यूक्रेन की मदद कर रहा है, बट ओवरऑल यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। देखिए, इन्वेडिंग रशियन ट्रूप्स के अंदर यूक्रेन को बहुत सारे एडवांस वेपन्स दिए गए हैं, नाटो ट्रेंड सोल्जर्स दिए गए हैं, इसके द्वारा, यूएस के द्वारा। यूक्रेनियंस का मेजर प्लान था कि बड़े स्केल पे इन वेस्टर्न वेपन्स के थ्रू हम ओवरऑल अपनी जमीन को वापस कब्जा लेंगे। और भैया यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने दिल खोल के एडवांस वेपन्स दिए, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हिमार, एमएलआरएस रॉकेट्स, स्ट्राइकर, ब्रैडले व्हीकल्स, चैलेंजर, लियोपार्ड 2 मेन बैटल टैंक्स, टॉम शैडो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, ये सब दिए गए। आर्टिलरी सेल्स, एम्यूनिशंस। लीक्ड यूएस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि अगर आपको क्लासिक ब्लिट्ज क्रीज करना है, एक लाइटनिंग ऑपरेशन है एक आर्मर्ड स्ट्राइक फोर्स के ऊपर, ठीक है ना, रशियन लाइंस ऑफ डिफेंस को ये हिला सकता है, रशियन पोजीशंस को ईस्टर्न और साउदर्न यूक्रेन में हिला सकता है। बट एक्चुअली में ज्यादा कुछ यहां पे यूक्रेन कर नहीं पाया। कीव ने जो अपना काउंटर ऑफेंसिव किया वो 3 जगहों पे किया, ऑरिखिव साउथ में, ज़ेफोरिजिया में, वेलकिया नोवोलिस्का ज़ेफोरिजिया डोनेट्स बॉर्डर पे किया और बाखमुत डोनेट्स में किया। इन तीनों ही जगह पे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। यूक्रेन का टारगेट ये था कि वो सी ऑफ एजोव के पास जो मेलिटोपोल है इसको कब्जा लेंगे, तो जो रशिया की जो एक्सेसिबिलिटी है टू क्रीमिया, इसको यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। तो अगर रशिया यहां पे मेलिटोपोल को खो देता है तो कल की डेट में जो सप्लाई है रशियंस की टुवर्ड्स क्रीमिया वो यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और फिर बाद में यूक्रेनियंस बर्डियांस्क और मारियोपोल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, यूक्रेन का प्लान था कि एक क्विक विक्ट्री होगी रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट, लेकिन यह प्लान फेल होना ऑलमोस्ट तय था। यह लिखा है जॉन मार्शाइमर ने, जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर है। इनका यह बोलना है कि जो 11 ब्लिट्जक्रीग ऑपरेशन किए गए ना मॉडर्न टैंक्स के दम पे, जो कि बैटलफील्ड में पहुंचे हैं। खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि रशिया ने 3 लाइंस ऑफ डिफेंस को बिल्ड कर रखा है, ट्रेंचेस खोद रखी, लैंड माइंस बिछा रखी, हैवी वेपन्स बिछा रखे। तो बेसिकली बाखमुत के बैटल के बाद जब रशिया को टाइम मिला, रशिया ने अपने लाइंस ऑफ डिफेंस को काफी स्ट्रांग किया। शुरू में तो रशिया ने बहुत गलती की, शुरू में तो रशिया यूक्रेन को हल्के में ले गया, 1,90,000 ट्रूप्स के साथ अटैक किया। उन्होंने सोचा कि सिटीज को कब्जा लेंगे, आराम से कब्जाए रखेंगे, कोई काउंटर ऑफेंसिव आएगा नहीं। जब रशिया का स्ट्रांग काउंटर ऑफेंसिव आया तो रशिया में बुद्धि आई, रशिया ने जितने इलाके कब्जाए थे उसके आगे उन्होंने ट्रेंचेस वगैरह खोद दी और उन इलाकों को पूरी तरीके से कब्जा लिया। अब यूक्रेनियंस नाको चने चबा के भी उन इलाकों को वापस नहीं ले पा रहे। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप देखो तो जब पहला काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च किया, यूक्रेन 20% वेस्टर्न वेपनरी को पहले ही काउंटर ऑफेंसिव में खो गया। उनके हजारों की तादाद में सोल्जर्स यहां पे मारे गए। रशियंस ट्रेंचेस खोद के बैठे हुए आगे बढ़ने नहीं दे रहे यूक्रेनियंस को। तब यूक्रेनियंस को लगा कि थोड़ी सी अप्रोच बदलते हैं, पीछे से अटैक करते हैं। पीछे से अटैक करके भले ही कुछ गांव यहां पे यूक्रेनियंस ने वापस ले लिए हो, लेकिन कोई बड़ा ओवरऑल बेनिफिट यहां पे मिला नहीं है यूक्रेनियंस को। ठीक है ना भाई। खेरसॉन से निकलने के बाद रशियन टेरिटोरियल एडवांसेस डोनेट्स तक रुके हुए थे। ठीक है ना, सोलेडार जनवरी में ले लिया रशिया ने वापस, बाखमुत जुलाई में ले लिया रशिया ने वापस। अब ये जगह तो वापस देगा नहीं रशिया यूक्रेन को, ये इनका पहला टारगेट है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी लैंड माइंस और ये एरियल लैंड माइनिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू और फाइटर जेट्स के थ्रू लैंड माइंस को बिछा रहे हैं। मतलब ऐसे इलाके जहां पे ये खुद ना जा पाए वहां पे लैंड माइंस को बिछा रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने शुरुआत में स्केप्टिसिज्म दिखाया था कि ये जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन लॉन्च करने वाला है इसमें इनको बहुत लिमिटेड सर्विस में, मतलब लिमिटेड सक्सेस मिलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनको टॉप सीक्रेट बोला गया। यूएस एजेंसी ने बोला कि जो यूक्रेन ऑपरेशन है ये सिर्फ मॉडेस्ट टेरिटोरियल गेन्स करेगा। यूएस अब तक $40 बिलियन की एड प्रोवाइड कर चुका है यूक्रेन को, और यूक्रेन यहां पे लगातार और एड मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूएस यहां पे एड देने के मूड में नहीं है, लेकिन यहां पे समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज के लिए एड दे रहे हो, जिस कॉज के लिए एड दे रहे हो, वो कॉज लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिशियल होने वाला है। समझ के बात को। तो बेसिकली यहां पे जो बाइडेन ने $24 बिलियन और देने की बात की है यूक्रेन को एज फाइनेंशियल एड। ऑलरेडी अब यूएस के अंदर भी इन बातों को लेके काफी बात होने लगी है कि भाई यूक्रेन को जो इस हद तक पैसों की मदद दी जा रही है लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिशियल है। समझिए बात को, यहां पे पैसा कमा रही हैं यूएस के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि इन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को पैसा मिल रहा है, भले वो यूएस टैक्स पेयर मनी के आधार पर मिल रहा है।
अगर आप यहां पे देखो तो यूएस ने ट्विन अप्रोच को अपनाया है रशिया को कंटेन करने के लिए। एक तो यूक्रेन को भर भर के वेपन्स दिए, दूसरी रशियन इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब ओवरऑल इन वेपन्स को तो डिफेंड कर ही रहा है यूएस जैसे न तैसे करके। रशिया ने अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ा ली है। रशिया इस समय पे किसी भी प्रकार के वेस्टर्न ऑनस्लॉट को डिफेंड कर रहा है। पहले रशिया क्या करता था कि 100 टैंक्स बनाते थे एक साल में, अब वो एक साल में 200 टैंक बना रहे हैं। पहले एक साल में से कंपैरिजन में दुगने से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स बना रहे हैं, 2 मिलियन से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स बन रहा है। रशिया की मिलिट्री को काफी नुकसान हुआ है, 2,70,000 से ज्यादा मरे हैं, वाउंडेड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे हटने को यहाँ पे तैयार है नहीं। रशिया की जो पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो कम हुआ है। नगोर्नो काराबाग के अंदर जो सीज फायर लाइन रशिया ने बनाई थी, उस सीज फायर लाइन को वायलेट करके अजरबैजान घुस के नगोर्नो काराबाग के ऊपर पूरा कब्जा कर चुका है। रशिया यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया। रशिया अपने ही बैटल्स में बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि जब 2020 में फर्स्ट नगोर्नो काराबाग की जंग हुई थी, उस समय पे भी रशिया ने कुछ खास नहीं किया। तो नो डाउट इस यूक्रेन जंग के अंदर रशिया ने थोड़ी बहुत जमीन जीती है और ओवरऑल यूक्रेन के ऑनस्लॉट्स को रेजिस्ट किया है, लेकिन बड़े क्वांटिटी में रशिया का नुकसान भी हुआ है। रशिया का जो इन्फ्लुएंस था, रशिया की जो इकोनॉमी थी, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। तो यूएस का जो टारगेट था कि हाँ भाई बड़े स्केल पर रशिया कमजोर हो, वो फुलफिल हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके वेपन्स जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बिक रहे हैं, लेकिन इस वॉर में एक्चुअली में जीत कोई नहीं रहा है। इस पर्टिकुलर वॉर में पीस एक डिस्टेंट आइडिया है आज की डेट में। यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है, यूएस पीछे से हथियार दिए चला जा रहा है, रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में अच्छा लगा होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।